मेरा नाम मतीन है और ये जो किस्सा, ये कहानी जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये अब से तकरीबन 41 या 42 साल पुरानी कहानी है। हम लोग उस दौर में इंटीरियर सिंध में यानी कि हैदराबाद से भी मज़ीद आगे रहा करते थे। लेकिन अब से 41 या 42 साल पहले जो मेरे फादर थे, उनकी अपनी फैमिली के साथ यानी जो हमारे ददियाल वाले थे, कुछ इख्तलाफात हो चुके थे। और उन इख्तलाफात की वजह से जो मेरे फादर थे, उन्होंने जो भी उनकी प्रॉपर्टी थी उसको सेल किया। और सेल करने के बाद मलीर यानी कि जहाँ पे आज बहुत ज़्यादा आबादी मौजूद है, वहाँ पे एक बड़ा सा घर ले लिया था। अगर आप उस दौर की बात करें तो उस दौर में मलीर के इलाके में ख़ास तौर पे आप कहें कि मलीर 15 के बाद इतनी ज़्यादा आबादी मौजूद नहीं थी। सीधे हाथ का जो हिस्सा था वहाँ पे अक्सर खेत वगैरह मौजूद हुआ करते थे। तो हमारा जो घर था वो बेसिकली कायदाबाद शुरू होने से कुछ पहले और मलीर के अख्ताम पे ही मौजूद था। अब ये जो घर था, इसके सीधे हाथ पे बहुत ज़्यादा दरख्त लगे हुए थे, बहुत ज़्यादा हरियाली मौजूद थी, जबकि लेफ़्ट साइड पे रोड मौजूद था और रोड क्रॉस करके मज़ीद घर मौजूद थे। खैर, जब से हम लोग इस हवेली नुमा घर में शिफ्ट हुए थे तो बज़ाहिर सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अक्सर ऐसा होता कि हम लोगों को उस घर के अंदर गर्मी का बेइंतहा एहसास हुआ करता था। अब क्योंकि हम लोग गांव के लोग थे तो हमें शुरू से ही गांव की आदत थी। गांव में जब आप लोगों को गर्मी लगा करती है तो आमतौर पे आप नहरों पे या ट्यूबवेल का रुख किया करते हैं। वैसे ही कुछ हम लोगों ने भी करना शुरू किया। काफ़ी कोशिशों के बाद हमें पता चला कि मलीर के अंदर यानी जहाँ पे खेत मौजूद हैं, वहाँ पे भी एक नहर नुमा जगह मौजूद है और उसके साथ ही एक बहुत बड़ा सा ट्यूबवेल मौजूद है। तो अक्सर ऐसा होता कि दिन के औकात में जब हम लोगों को गर्मी लगती तो मैं, मेरे 2 भाई और मेरे 3 कज़न्स, हम तकरीबन 5 या 6 लड़के अक्सर उस ट्यूबवेल के सामने जाके बैठ जाते और अगर लाइट आ रही होती तो वहाँ पे पानी के ज़रिए नहाते और उससे फिर जो हमारी गर्मी की शिद्दत थी उसमें बाकायदा कमी महसूस होती। कभी कभी ऐसा भी होता कि जब हम वहाँ पे जाते तो लाइट मौजूद नहीं होती, तो उस वक्त हम लोग वहाँ पे चारपाई वगैरह डाल के या दरी वगैरह बिछा के पेड़ों के नीचे लेट जाया करते थे। ऐसे ही जून जुलाई चल रहा था, शदीद गर्मी हो रही थी। असर के टाइम हम 5-6 लड़कों ने प्लान किया कि जहाँ पे ट्यूबवेल मौजूद है उस तरफ जाएंगे और वहाँ जाके कोशिश करेंगे कि नहा लें और कुछ देर वहाँ पे बैठने के बाद वापस आ जाएंगे। लेकिन बदकिस्मती कि जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो इत्तेफाक से उस वक्त वहाँ पे लाइट मौजूद नहीं थी। अब जैसे जैसे शाम बढ़ती चली जा रही थी, अंधेरे में इजाफा होना शुरू हो चुका था। अब क्योंकि उस एरिया में इतनी ज़्यादा लाइट्स उस दौर में मौजूद नहीं थी और आमतौर पे ये जो एरिया था ये खेतों के अंदर या छोटे गोट के अंदर शुमार किया जाता था। तो मेरा एक कज़न था, वो कहने लगा कि इतनी रात में या मज़ीद रात में यहाँ पे रुकना ख़तरे से खाली नहीं है। लेकिन हम लोगों का इसरार था कि अब हम जबकि आ चुके हैं तो हमें थोड़ा सा लाइट आने का वेट करना चाहिए या फिर कम से कम 1 घंटे मज़ीद रुक के वापस अपने घर की तरफ जाना चाहिए। और ऐसे ही हुआ कि हमारी ज़िद के आगे जितने भी लोग थे वो सारे के सारे रुक चुके थे और हम लोगों ने ज़रा फासले पे कुछ लकड़ियों में आग लगा रखी थी। आग लगाने का मकसद यही था कि वहाँ पे थोड़ी बहुत रोशनी हो सके और दूसरी वजह ये थी कि वहाँ पे अक्सर मच्छर वगैरह ज़्यादा मौजूद हुआ करते थे। तो आग लगाने पे जो धुआं उठ रहा था, उस धुएं की वजह से वहाँ पे जो मच्छर मौजूद थे उनमें कमी हो सकती थी। खैर, इसी तरह हम लोग तकरीबन 1 या 1.5 घंटे तक मज़ीद वहाँ पे बैठे रहे और इसके बाद जब हम लोगों ने वापसी के लिए तैयारी शुरू की तो इसी दौरानिए में जबकि हम लोग वापस आने की तैयारी कर रहे थे तो मेरी नज़र सामने जो एक जामन का दरख्त मौजूद था, उस दरख्त के ऊपर यानी पत्तों की तरफ पड़ी। मुझे बज़ाहिर ऐसा लगा कि उस दरख्त के ऊपर कोई मौजूद है या उस दरख्त को या उसके पत्तों को मुसलसल हिलाने की
कोशिश की जा रही है। अब एक तो ये नज़र आ रहा था, और दूसरी बात यह है कि ये जो दरख्त को हिलाया जा रहा था, जो पत्ते हिल रहे थे, उनकी बाकायदा आवाज़ महसूस हो रही थी। मेरे जो कज़न्स थे या मेरे जितने भी भाई वगैरह थे, इत्तफाक से उन लोगों का जो ध्यान था वो इस तरफ नहीं गया था। जबकि मैं उस दरख्त पे किसी को तलाश करने की कोशिश कर रहा था, तो अगले ही लम्हे मैंने देखा कि उस दरख्त के ऊपर से, यानी उस तने से एकदम से, बज़ाहिर देखने से एक औरत ना सिर्फ नीचे उतरी है, बल्कि बहुत ही फुर्ती के साथ कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर उस तने से उतर के जहाँ पे ट्यूबवेल मौजूद था उस तरफ गई है। और ये जो कुछ हुआ था ये कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर हुआ था। किसी भी औरत का या किसी गांव की औरत का इतनी फुर्ती के साथ तने पे से नीचे उतरना और उतर के कुछ सेकंड के अंदर अंदर ट्यूबवेल की तरफ जाके गायब हो जाना, ये किसी भी तरह मुमकिन नहीं था। बहरहाल पहले तो मुझे यकीन ही नहीं आया कि जो कुछ मैंने देखा है क्या वो हकीकत है या सरासर मेरा वहम है। अब उसके बाद जब मैं अपने कज़न्स, अपने दोस्तों की तरफ या अपने भाइयों की तरफ देखने लगा, तो मेरा यह ख्याल था कि मेरे अलावा भी किसी ने उस औरत को नीचे उतरते हुए या यहाँ से ट्यूबवेल की तरफ जाते हुए देखा होगा। लेकिन इत्तफाक से मेरे अलावा किसी ने भी ना उस औरत को उतरते हुए देखा था और ना ही सामने से गुजरते हुए ट्यूबवेल की तरफ जाते हुए देखा था। मैंने जब अपने भाई से या अपने कज़न वगैरह से भी पूछा तो कहने लगे कि तुम्हारा वहम होगा, अंधेरा बहुत हो चुका है, अब यहाँ पे मज़ीद रुकना ठीक नहीं है। खैर जब उन्होंने इस तरह से कहा तो उसके बाद हम लोग अपने घर या जो भी हमारा बंगला था उसकी तरफ रवाना हो गए। तकरीबन 20-25 मिनट का फासला तय करने के बाद जब हम लोग वापस अपनी कोठी में या अपने घर में पहुंचे, तो मुझे उस वक्त से ही अपनी जो तबीयत थी ना सिर्फ वो भारी भारी महसूस हो रही थी, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे सर पे या मेरे जिस्म पे एक अजीब सा बोझ है जो मुसलसल मुझे परेशान किए जा रहा है। खैर मुझे लग रहा था कि शायद ये मेरी थकन की वजह से मुझे इस तरह का एहसास हो रहा है। लिहाजा मैंने घर आने के बाद खाना वगैरह खाया, और खाना खाने के बाद क्योंकि गर्मी हो रही थी तो मैं छत के ऊपर, यानी जहाँ पे मैं सोया करता था, अपने पलंग पे जाके लेट गया। मेरे बाकी जितने भी घर वाले थे, जो भी कज़न्स वगैरह थे, वो सारे के सारे नीचे ही मौजूद थे और मैं अकेला छत के ऊपर पलंग पे लेटा हुआ था। इसी दौरानिए में मैं जबकि छत के ऊपर लेटा हुआ था, मुझे एकदम से ऐसा महसूस हुआ कि जहाँ पे मेरे पाँव हैं उन पाँव के बिल्कुल साथ, यानी पलंग के बिल्कुल सामने शायद कोई आके खड़ा हो गया है, और ना सिर्फ खड़ा हो गया है बल्कि मुसलसल खड़े होने के बाद मेरी तरफ देख रहा है। अब क्योंकि छत के ऊपर इतनी रोशनी मौजूद नहीं थी, खैर मैंने जैसे ही पलंग की तरफ या अपने पाँव की तरफ नज़र डाली तो मुझे ऐसा लगा कि वही औरत या वही लड़की जो मुझे ट्यूबवेल के पास नज़र आई थी, वो मेरे ना सिर्फ पाँव के पास खड़ी भी है, बल्कि मेरी तरफ देख के अजीब तरीके से गुस्से का इजहार कर रही है। अब जैसे ही मुझे उस लड़की की मौजूदगी का एहसास हुआ तो मैं एकदम से सटपटा के उठा और अगले ही लम्हे मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रही हो। तो बजाय इसके कि वो औरत या वो लड़की इस बात का जवाब देती, ऐसा लगा कि वो देखते ही देखते सीढ़ियों की तरफ गई है और अगले कुछ 10 या 15 सेकंड के अंदर अंदर देखते ही देखते हवा में गायब हो चुकी है। अब ये जो वाकया था, जो बैक टू बैक हुआ था, यानी कि मगरिब के टाइम ट्यूबवेल के पास मुझे वो लड़की नज़र आई थी और उसके बाद अपने घर में अपनी छत पे अपने पाँव के पास उस औरत को खड़े हुए देखा था, तो इन दोनों खौफनाक वाक़यात के बाद मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था। खैर मैं जल्दी से पलंग से उठा और उठने के बाद सीधा भागता हुआ नीचे अपने मदर और अपने फादर की तरफ आ गया। अब जब मैं अपने मदर और फादर के पास पहुंचा तो मेरी मदर जाग रही थी, जबकि जो मेरे फादर थे वो नीचे सो चुके थे।
मुझे इस परेशानी के आलम में देख के जो मेरी मदर थी वो मुझसे पूछने लगी कि बेटा आखिर क्या हुआ है। मैंने उनको हाँफते काँपते जैसे तैसे जो वाक़यात मेरे साथ हुए थे दोनों के दोनों बयान कर दिए। ये दोनों वाक़यात सुनने के बाद जो मेरी मदर थी वो कहने लगी कि परेशान ना हो सकता है कोई ऊपरी चीज़ हो या कोई हवाई मखलूक हो जो तुम्हारे पीछे लग गई हो। खैर उसके बाद उन्होंने अपने तौर पे मुझ पे काफ़ी दम दुरूद किया, और ना सिर्फ दम दुरूद किया बल्कि एक गिलास पानी पे उन्होंने दम करके मुझे पीने का कहा। खैर जब उन्होंने मुझे पानी दिया तो पानी पीने के बाद मुझे कदरे सुकून महसूस होने लगा, और वो पानी पीने के बाद जब मैं अपनी मदर के पास सोने के लिए लेटा तो मुझे बहुत ही सुकून के साथ नींद आ गई। इसी तरह 3 या 4 दिन मज़ीद गुजरे तो उस दौर में हमारे घर में कपड़े वगैरह धोने के लिए एक मासी आया करती थी। तो जो मासी थी वो हमारे घर में आई भी थी, और वो सारे जितने भी कपड़े थे वो सारे धो रही थी। तो उसका तरीक़ेकार ये था कि जितने भी कपड़े थे वो खुद ही धोया करती थी, लेकिन इन कपड़ों को छत पे डालने के लिए मेरी बहन उसकी मदद किया करती थी। तो कपड़े धोते धोते बिलाखिर मगरिब की अज़ान हो गई, और मगरिब की अज़ान के बाद जब मेरी बहन कपड़े डालने के लिए छत की तरफ गई तो मेरी बहन बताती है कि मैंने एक एक करके जितने भी कपड़े थे सारे के सारे ऊपर डालना शुरू किए। आधे कपड़े मैं छत के ऊपर डाल चुकी थी, और जो मज़ीद आधे कपड़े रह गए थे उनको डालने के लिए, उनको उठाने के लिए छत की दूसरी तरफ गई। अब जैसे ही मेरी बहन छत की दूसरी तरफ गई तो उसको एकदम से ऐसा महसूस होने लगा कि जिस रस्सी पे उसने बाकी कपड़े डाल रखे हैं वो रस्सी एकदम से हिलना शुरू हुई है। हालांकि ना ही इस कदर हवा चल रही थी और ना ही इस तरह का कोई मौसम था। अब मेरी बहन ने जब उस रस्सी को बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हिलते हुए देखा तो उसको लगा कि शायद मैं या मेरा कोई भाई छत पे मौजूद है, और वो चुपके से रस्सी को हिलाने की या कपड़ों को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मेरी बहन वहीं खड़े खड़े बोलने लगी कि ऐसा ना करो, मैं अभी नीचे जाके अम्मी अब्बू को तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। मेरी बहन बताती है कि बोलने के बाद मैंने जो बाकी कपड़े थे उन कपड़ों को उठाया, और कपड़े उठाने के बाद दोबारा से जो दूसरी रस्सी थी उस रस्सी पे उन कपड़ों को डालने लगी। इसी दौरानिए में कि जब मेरी बहन उन कपड़ों को दूसरी रस्सी पे डाल रही थी तो मेरी बहन को ऐसा लगा कि उसके बिल्कुल पीछे आके वो एकदम से खड़ा हो चुका है, और जो भी उसके बिल्कुल पीछे आके खड़ा हुआ है उसके बाकायदा सांसें लेने की न सिर्फ आवाज़ें आ रही हैं बल्कि जब वो सांस ले रहा है तो उसकी जो गरम गरम सांसें हैं या उसके जिस्म से या उसकी नाक से जो गरम हवा निकल रही है वो बाकायदा मेरी बहन को अपनी गर्दन पे, अपने बालों पे महसूस हो रही है। यानी कि जो भी उसके बिल्कुल पीछे खड़ा हुआ है वो इस कदर लंबा है कि उसके सांसें लेने से उसकी नाक से जो हवा निकल रही है वो बाकायदा मेरी बहन के बालों पे आके लग रही है। अब मेरी बहन अब तक यही समझ रही थी कि मैं या मेरा दूसरा भाई उसको डराने की या उसको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरी बहन बताती है कि मैं एकदम से मुड़ी और मैंने सोचा कि जैसे ही तुम मेरे सामने नजर आओगे तो मैं तुम्हें हाथ मारूंगी या तुम्हें धक्का दूंगी ताकि तुम्हें भी ये बात हमेशा याद रहे। मेरी बहन बताती है कि जैसे ही मैं मुड़ी और मैंने अपना हाथ ऊपर की तरफ किया तो मैंने देखा कि एक तकरीबन 7 या 7.5 फीट के दरमियान कद की एक लंबी सी औरत है जो मेरे सामने खड़ी हुई है, और उसका कुछ अजीब सा बहुत ही भयानक सा हुलिया है। उसके जो बाल हैं बज़ाहिर ऐसा लग रहा है जैसे उसके बहुत ही कर्ली हेयर्स हैं जो कि बहुत गंदे गंदे बहुत ही बड़े बड़े बाल हैं। इसके साथ साथ उसके चेहरे की जो रंगत है वो बहुत ज़्यादा स्याह है, और उसके ऊपर उसकी जो आंखें हैं ऐसा लग रहा है वो लाल शोलों की तरह चमक रही हैं। एक अजीब हैबत थी जो उस औरत के चेहरे पे मौजूद थी, और एक शैतानी मुस्कुराहट थी जो इस बात की अक्कासी कर रही थी कि मेरी बहन के सामने जो मखलूक मौजूद है वो किसी भी तरह इंसान नहीं है। मेरी बहन बताती है कि इतनी खौफनाक शक्ल की औरत को देखते ही
بلا اختیار میرے منہ سے ایک بہت زوردار چیخ نکلی، اور جیسے ہی میری بہن کی چیخ نکلی تو اگلے ہی لمحے وہ گر کے بے ہوش ہو گئی۔ اب جب وہ اتنی بری طرح چیخی تو جو بھی گھر والے تھے، خاص طور پہ جو ماسی اس کی مدد کر رہی تھی، اس نے بھی میری بہن کی آواز سن لی تھی۔ خیر جتنے بھی گھر والے تھے، جب وہ سارے کے سارے چھت پہ پہنچے تو جو ہماری بہن تھی وہ نہ صرف نیچے گری ہوئی تھی، بلکہ ایسا لگ رہا تھا اس کے چہرے کی جو رنگت ہے وہ زرد پڑ چکی ہے۔ خیر میرے جو مدر فادر تھے وہ اس کو اٹھا کے جیسے تیسے نیچے لائے، اور میری مدر نے کافی زیادہ اس کے اوپر دم درود کیا۔ تب کہیں جا کے جب اس کو ہوش آیا تو ہوش آنے کے بھی تقریباً 1 گھنٹے کے بعد وہ اس قابل ہوئی کہ وہ اپنے ساتھ جو بھی واقعہ ہوا تھا اس کو بیان کر سکے۔ خیر جب میری بہن نے یہ پورا کا پورا قصہ سنایا تو میرے فادر نے مختلف جاننے والوں سے، خاص طور پہ جو مسجد تھی اس کے امام صاحب سے رابطہ کیا، اور جب امام صاحب سے رابطہ کیا گیا اور انہوں نے اپنے طور پہ اس کا حساب لگایا تو ان کو یہ کہنا تھا کہ جس دن ہم لوگ مغرب کے ٹائم پہ ٹیوب ویل کے پاس جا کے رکے تھے تو اسی دن ان کے مطابق میرے ساتھ ایک مخلوق ہمارے گھر پہ نہ صرف آ چکی ہے بلکہ اب اس کا اس گھر سے جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ میں اپنے طور پہ پڑھائی کرتا ہوں اور میں آپ لوگوں کو بھی کچھ وظائف بتا دیتا ہوں، آپ لوگ بھی ان وظائف کو پڑھنا شروع کریں تو آہستہ آہستہ کر کے یہ جو مخلوق آپ لوگوں کے پیچھے لگ چکی ہے وہ نہ صرف چلی جائے گی بلکہ آپ لوگوں کو نقصان بھی نہیں پہنچا سکے گی۔ جیسا جیسا امام صاحب کہہ رہے تھے ویسے ویسے ہم لوگ وہ وظائف پڑھ رہے تھے، اور اس کے بعد سے ہم لوگوں نے کوشش کر کے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا شروع کر دیا تھا۔ ہماری کوشش ہوتی تھی کہ خاص طور پہ جتنی بھی خواتین گھر کے اندر موجود ہیں ان کو کسی بھی قیمت پہ گھر کے اندر اکیلا نہ چھوڑیں۔ اسی دورانیے میں ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ جو میری مدر تھی وہ رات کے ٹائم میں یعنی کہ سحری کے ٹائم میں تہجد پڑھنے کے لیے اٹھیں۔ اب ان کی عادت تھی جب وہ تہجد کے لیے اٹھتی تھیں تو سب سے پہلے وہ واش روم جا کے وضو وغیرہ کرتی تھیں، اور وضو کرنے کے بعد وہ کوشش کرتی تھیں کہ جو میرے فادر ہیں ان کو بھی اٹھا کے تہجد پڑھنے کا کہیں۔ میری مدر بتاتی ہیں کہ ویسے ہی میں اٹھی اور اٹھنے کے بعد میں نے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد جیسے ہی میں کمرے کے اندر داخل ہونے والی تھی تو اتفاق سے جو میری نظر تھی وہ کھڑکی کی طرف پڑی۔ میں نے دیکھا کہ کھڑکی کے اندر ایک عورت باقاعدہ باہر کی طرف سے اندر کی طرف جھانک رہی ہے، اور اس کا جو قد ہے وہ بے انتہا لمبا قد ہے، بہت ہی خوفناک اس کا چہرہ ہے، اور اس کے چہرے پہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں جھریاں موجود ہیں۔ ایک عجیب سی لال روشنی تھی جو کہ نہ صرف اس کے چہرے سے بلکہ خاص طور پہ اس کی آنکھوں سے نکل رہی تھی، بلکہ ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے منہ سے، خاص طور پہ اس کے ہونٹوں سے خون رس رہا ہے۔ وہ کچھ عجیب طریقے سے مسلسل ہمارے گھر کے یعنی ہمارے کمرے کے اندر کی طرف جھانک رہی تھی۔ اب میری جو مدر تھی کیونکہ وہ ایک بہادر عورت تھی، نمازی پرہیزگار تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس طرح کی چیزوں سے نہیں ڈرا کرتی تھیں، تو انہوں نے اپنے طور پہ تلاوت کر کے یا آیت الکرسی پڑھ کے اس عورت کو یا اس مخلوق کو بھگانے کی کوشش کی۔ اور ایسے ہی ہوا کہ میری مدر نے جیسے ہی تیسری بار آیت الکرسی پڑھنا شروع کی تو ایک دم سے وہ جو مخلوق تھی دیکھتے ہی دیکھتے کھڑکی سے ہٹ کے اللہ جانے کہاں پہ غائب ہو گئی۔ اللہ کا شکر ہے کہ جس طرح امام صاحب کہہ رہے تھے ویسے بھی ہم لوگ وظائف پڑھ رہے تھے، اور اگلے 20 یا 25 دن کے اندر اندر ہمارے جو گھر کا ماحول تھا وہ مکمل طور پہ نارمل ہو چکا تھا۔ لیکن ہم لوگوں نے اس کے بعد سے توبہ کر لی تھی کہ رات کے اوقات میں تو اپنی جگہ، دن کے اوقات میں بھی ہم اس ٹیوب ویل پہ یا اس کنویں پہ جانے کی کوشش نہیں کریں گے۔